श्री बी आर मिर्धा राजकीय महाविद्यालय नागौर में हिंदी विभाग की आज की कक्षा में हम बात करेंगे हिंदी भाषा के नामकरण और इसकी अवधारणा के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि हिंदी नाम कहाँ से आया, इस नाम का क्या अर्थ है। वस्तुतः संस्कृत में एक शब्द था सिंधु। आज भी जब हम हिंदी के पर्यायवाची पढ़ते हैं तो सिंधु का अर्थ हम देखते हैं समुद्र या विशाल जल राशि। तो उस समय भी विशाल जल राशि को सिंधु नाम से जाना गया। संस्कृत शब्द सिंधु के दो अर्थ शुरुआती आर्यों ने निकाले, एक नदी विशेष और दूसरा उसका समीपवर्ती क्षेत्र। पश्चिमोत्तर भारत में प्रवाहित सिंधु नदी के आधार पर इस क्षेत्र के निवासियों को ईरानी भाषा में हिंदू कहा जाने लगा। इसका कारण यह है कि कई शब्दों में जहां पर संस्कृत में स ध्वनि होती है वो ईरानी अवेस्ता भाषा में ह में बदल गई। ध्वनि विकास होने पर हिंदू शब्द हिंद हो गया और ईरानी प्रत्यय ईक लगने पर हिंदीक हो गया, जिसमें से क का लोप होने पर हिंदी शब्द बना जिसका अर्थ है हिंद का। अतः हिंदी शब्द विशेषण के रूप में पश्चिमोत्तर भारत के निवासियों और वहाँ की भाषा के लिए प्रयुक्त होने लगा तथा अर्थ संकोच के कारण 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से ईरानियों द्वारा भारतीय भाषाओं के लिए हिंदी शब्द का व्यवहार किया जाने लगा। कालांतर में मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा मध्य देश, जो आज उत्तर भारत है, मुख्य रूप से जो पंजाब का क्षेत्र है, वहाँ की बोलियों के लिए ज़बान ए हिंद, ज़बान हिंदी, हिंदी ज़बान या हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया। अतः व्युत्पत्ति के अनुसार हिंदी योग रूढ़ शब्द है जो विशेषण से संकुचित होकर संज्ञा के अर्थ में रूढ़ हो गया। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि हिंदी शब्द योग रूढ़ है। हिंदी एक यौगिक शब्द भी है। हिंद और इक, हिंद मूल शब्द और इक प्रत्यय से बना, जिसका अर्थ होता है हिंद से संबंधित। लेकिन बाद में इसका अर्थ संकुचन हुआ और हिंदी शब्द सिर्फ एक भाषा विशेष के अर्थ में प्रयुक्त किया जाने लगा। 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने खलिक बारी में हिंदवी और हिंदी शब्द का प्रयोग एक ही भाषा के लिए किया है। हिंदी शब्द 5 बार और हिंदवी शब्द 30 बार आया है। अमीर खुसरो एक जगह पर लिखते हैं, मैं हिंदवी का तोता हूँ, मुझसे हिंदी में बात कीजिए। वर्तमान में प्रचलित हिंदी भाषा के रूप में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सरफुद्दीन यज़दी के जफरनामा में मिलता है, जो 1424 में लिखा गया। प्रसिद्ध भाषाविद डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हरियाणवी, ब्रज और दिल्ली की खड़ी बोली, इन तीनों की विशेषताओं का मिश्रित रूप जो दिल्ली की राजभाषा फारसी की कोमल छाया में विकसित हुआ, आज की मानक खड़ी बोली है, जिसकी 3 शैलियां हैं, हिंदुस्तानी, उर्दू और हिंदी। मुगल काल तक हिंदी भाषा के लिए भाषा या भाखा शब्द प्रचलित रहे। कबीर, जायसी और तुलसी के काव्य को भाखा काव्य या भाषा काव्य कहा गया। फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लू लाल और सदल मिश्र भी भाषा या भाखा के मुंशी थे। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि भाषा या भाखा का अर्थ उस समय की हिंदी की प्रचलित बोलियों से रहा। कालांतर में मुल्ला वजही, शौदा, मीर आदि शायरों ने अपने अपने शेरों को हिंदी शेर कहा। इस प्रकार आरंभ में हिंदी शब्द हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के लिए प्रयुक्त होता था। ये एक बड़ी मज़ेदार बात है। आज हम हिंदी और उर्दू को बिल्कुल अलग अलग भाषा मानते हैं, लेकिन 18वीं शताब्दी तक हिंदी शब्द का अर्थ होता था वह भाषा जिसमें एक तरफ परंपरागत उत्तर भारतीय समाज की बोलियां भी शामिल है, वहीं उस पर फारसी का प्रभाव भी है।
एक तरह से आज की हिंदी और उर्दू दोनों के लिए उस समय हिंदी शब्द का प्रयोग किया जाता था। बाद में अंग्रेज़ों की जो विभाजनकारी नीति रही, उसके परिणाम स्वरूप हिंदी और उर्दू के भेद को और अधिक बढ़ाया गया। अंग्रेज़ों ने धर्म के आधार पर दोनों भाषाओं का विभाजन किया। इसका परिणाम ये निकला कि उर्दू अरबी फारसी की ओर और हिंदी संस्कृत की ओर झुकने लगी। फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक जॉन गिलक्रास्ट ने उर्दू के लिए रेख्ता, हिंदी तथा हिंदुस्तानी और वर्तमान हिंदी भाषा के लिए हिंदवी और भाषा शब्द का प्रयोग किया है। सन 1812 में कैप्टन टेलर ने फारसी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदुस्तानी या रेख्ता और देवनागरी लिपि में लिखित तथा मुस्लिम आक्रमण से पूर्व समस्त उत्तर भारत में प्रचलित भाषा को हिंदी मानते हुए दोनों को बिल्कुल अलग अलग माना। एक मज़ेदार बात यह भी है कि हिंदी और उर्दू दोनों का मूल आधार खड़ी बोली है, जो दिल्ली के जनपदीय क्षेत्रों में बोली जाती थी। तो उर्दू भाषा जो आज सामान्य रूप से मुसलमानों की भाषा मानी जाती है, वह भाषा भी हिंदुस्तान की उपज है। उसका उद्भव और विकास दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ और इसी क्षेत्र में हिंदी का भी विकास हुआ। खड़ी बोली हिंदी के 4 रूप हमारे ऐतिहासिक विकास क्रम में प्रचलित रहे। पहला रूप है दक्कनी या हिंदवी। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय और मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरण के समय बड़ी संख्या में हिंदी भाषी क्षेत्र, जो मुख्य रूप से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, वहाँ की जनता हैदराबाद और आसपास के क्षेत्रों में बस गई। ये लोग अपने साथ अपनी बोली और अपने संस्कारों को लेकर गए। उनकी ब्रज हरियाणवी खड़ी बोली के मिश्रण से बनी भाषा में अरबी और फारसी शब्दों का पुट भी आ गया, क्योंकि जो शासक थे वो फारस और अरब से आए थे। फारसी उनकी राजभाषा थी और यहाँ की स्थानीय भाषाएं ब्रज, हरियाणवी, खड़ी बोली ये थी। तो इन दोनों का मिश्रित रूप दक्षिण में हैदराबाद के आसपास के क्षेत्रों में विकसित होने लगा, जिसे दक्कनी हिंदी या हिंदवी कहा गया। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो से लेकर इंशा अल्लाह खां तक के मुस्लिम कवियों ने इसी हिंदवी में काव्य रचना की है, जो अरबी फारसी की अपेक्षा खड़ी बोली हिंदी के बहुत अधिक निकट है। वर्तमान में हैदराबाद की हिंदी को दक्कनी हिंदी कहा जा सकता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी मानते हैं कि दक्कनी की केवल लिपि ही फारसी है, अन्यथा इस भाषा में सामान्य हिंदी की भांति ही भारतीय परंपरा के शब्द हैं। अरबी फारसी के शब्द उर्दू की तुलना में बहुत कम है। खड़ी बोली की दूसरी शैली रेख्ता, ये भी उर्दू की तरफ कुछ झुकी हुई थी। अरबी फारसी का इस पर गहरा प्रभाव था। रेख्ता शब्द का शाब्दिक अर्थ है गिरा हुआ, बनाया हुआ, तोड़ा हुआ या पुष्ट मजबूत किया हुआ। भारत में रेख्ता का प्रथम प्रयोग संगीत और छंद के क्षेत्र में किया गया। भाषा के संदर्भ में फारसी भाषा के शब्दों को सरल करके बनी बोलचाल की भाषा को रेख्ता कहा गया। इससे विविध भाषाओं अरबी, फारसी, खड़ी बोली के शब्दों ने रेख्ता या पुष्ट किया। आरंभ में फारसी भारतीय छंदों के समन्वय को व 18वीं शताब्दी तक पद्य उर्दू भाषा को रेख्ता कहा जाता था। दक्कनी की अपेक्षा रेख्ता पर अरबी फारसी का प्रभाव अधिक था। रेख्ता का भाषा के संदर्भ में प्रथम प्रयोग शेख शादी ने दक्कनी कलाम में किया। मुगलकालीन उर्दू शायरों ने भी स्वयं को रेख्ता का उस्ताद बताया है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने रेख्ता भाषा को उर्दू की एक शैली माना। एक मज़ेदार बात यह है
कि ये जो रेख्ता भाषा है, जब इस भाषा का प्रयोग स्त्रियों द्वारा किया जाता था तब इसे रेख्ती कहा जाता था। तो ये विश्व की शायद इकलौती ऐसी भाषा है जो सिर्फ महिलाओं द्वारा बोली गई और उसे रेख्ती कहा गया। उस समय राज परिवारों में पुरुष उर्दू बोलते थे और महिलाएं रेख्ती। हिंदी की अगली शैली के रूप में बात करते हैं हम उर्दू भाषा की। मूलतः तुर्की भाषा के शब्द उर्दू का अर्थ है शाही शिविर या खेमा। दिल्ली के समीपवर्ती क्षेत्र में मुगल सेना के पड़ाव में हरियाणवी, ब्रज, कोरवी या खड़ी बोली के मिश्रण से एक बोली का विकास हुआ जिसमें अरबी, फारसी और तुर्की के काफ़ी शब्द थे। इसकी लिपि फारसी थी और आरंभ में इस मिश्रित भाषा को ज़बान ए उर्दू ए मुअल्ला कहा गया। इसका अर्थ है शाही शिविर, शाही सेना के मुहल्लों में बोली जाने वाली भाषा। बाद में इसका संक्षिप्त रूप उर्दू के रूप में प्रचलित हुआ। 18वीं शताब्दी में इस भाषा का प्रयोग मुगल साम्राज्य के शासन कार्यों में होने लगा। भाषा के अर्थ में उर्दू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मीर उम्मन की रचना बागो बहार में सन 1752 में किया गया। उर्दू के प्रसिद्ध शायर और लेखक हैं ज़ौक़, ज़फ़र और गालिब। वली साहब को उर्दू साहित्य का जन्मदाता माना जाता है। अब हम बात करते हैं हिंदी की चौथी शैली, खड़ी बोली की चौथी शैली, हिंदुस्तानी की। तुझके बाबरी, जो बाबर की आत्मकथा है, उसमें भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया गया। भाषाविद जॉर्ज ग्रियर्सन और धीरेन्द्र वर्मा ने यह माना है कि हिंदुस्तानी नाम अंग्रेज़ों ने दिया है। अंग्रेज अफसर जिस साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग आम जनता से वार्तालाप के लिए करते थे उसे हिंदुस्तानी कहा गया। सामान्य रूप से बात करें तो हिंदुस्तानी आम जनता में बोली और समझी जाने वाली सरल हिंदी है जिसमें खड़ी बोली के साथ लोक प्रचलित उर्दू और अंग्रेजी के शब्द भी शामिल हैं। तासी, जॉन गिलक्राइस्ट और कैप्टन टेलर के अनुसार हिंदुस्तानी का अर्थ है अरबी फारसी युक्त भाषा। और गांधी जी मानते हैं कि हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के आम लोगों की बोलचाल की भाषा है जिसमें अलग अलग बोलियों के शब्द शामिल हैं। बात करते हैं हिंदी और उर्दू के अंतर की और उनमें समानता की। विदेशी यानी अरबी, फारसी और तुर्की तथा भारतीय यानी खड़ी बोली, हरियाणवी और ब्रज, इन भाषाओं के मिश्रण से बनी बोली को 13वीं से 18वीं शताब्दी तक हिंदी या हिंदवी कहा जाता था। 19वीं 18वीं शताब्दी में इसे रेख्ता कहा गया। फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक जॉन गिलक्राइस्ट और कैप्टन टेलर ने इसको हिंदुस्तानी और रेख्ता नाम दिया। वर्तमान में यही भाषा उर्दू के नाम से प्रचलित है। हम बात करते हैं हिंदी और उर्दू में समानता क्या है। सबसे पहली और प्रमुख समानता यह है कि दोनों का मूल आधार खड़ी बोली है। मौजूदा दौर की जो हिंदी है वो भी दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचलित खड़ी बोली से विकसित हुई और इसी खड़ी बोली से उर्दू का भी विकास हुआ। दूसरी समानता है कि हिंदी और उर्दू के वर्णमाला, व्याकरण और शब्द भंडार भी काफ़ी हद तक एक जैसे हैं। अब बात करते हैं असमानताओं की। हिंदी और उर्दू में अंतर क्या है? सबसे बड़ा अंतर है लिपि का। हिंदी की लिपि देवनागरी है और उर्दू की लिपि फारसी है। दूसरा अंतर है वाक्य रचना और शब्द भंडार का। हिंदी पर आर्य भाषाओं का गहरा प्रभाव है। मुख्य रूप से संस्कृत का प्रभाव हिंदी पर देखने को मिलता है। वहीं उर्दू पर अरबी, फारसी और तुर्की का प्रभाव अधिक मिलता है। बात करते हैं उद्भव की
हिंदी का उद्भव या जन्म कैसे हुआ, तो हिंदी का उद्भव हुआ अपभ्रंश के परवर्ती रूपों से, जबकि उर्दू का जन्म हुआ अरबी, फारसी, तुर्की, बलूची, पश्तो, कुर्द, ये सब विदेशी भाषाएं हैं। इनके साथ में हरियाणवी, खड़ी बोली और ब्रज, इन सब के मिश्रण से उर्दू का जन्म हुआ। विभाषाएं और बोलियां। हिंदी की 5 विभाषाएं और 17 बोलियां हैं, जबकि उर्दू के 2 रूप देखने को मिलते हैं। इसके पद्यात्मक रूप को रेखता कहा गया और दूसरा रूप उर्दू जो वर्तमान में प्रचलित है। इसके साथ ही दोनों में संज्ञा शब्दों का प्रमुख अंतर है। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने समझा कि हिंदी और उर्दू ये दोनों भाषाएं एक ही क्षेत्र में विकसित हुई, लेकिन 18वीं 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों की विभाजनकारी नीति का शिकार होकर ये दोनों भाषाएं अलग अलग धर्मों के आधार पर पहचानी जाने लगी और उर्दू मुसलमानों की भाषा बन गई, हिंदी हिंदुओं की भाषा बन गई। आज भी दोनों में पर्याप्त समानताएं हैं। सबसे बड़ा जो अंतर है वो लेखन शैली का है, वो लिपि का है। इस अंतर को अगर हटा दिया जाए तो हिंदी और उर्दू आज एक ही क्षेत्र और एक ही संस्कृति की भाषाएं प्रतीत होती हैं। कल हम बात करेंगे हिंदी की अवधारणा और इसके अर्थ के बारे में। धन्यवाद।